जय संविधान। जय संविधान। साहब जी, आज मैं आपसे 3 चीजें जानना चाहता हूं। एक तो जो व्यापक आपका अनुभव है पुलिस अधिकारी के रूप में, एक विश्लेषक के रूप में, और दास बोले बिंदास के निर्माता के रूप में। पहली चीज मैं जानता हूं, जो बचपन से मैं सुनता आया हूं, पुलिस अधिकारी इसको कैसे देखते हैं, पुलिस इसको कैसे देखती है। पहला, कि अगर पुलिस मान लीजिए आपके पास आ जाए, तो मानी बात है कि अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं है तो आप पुलिस का स्वागत करेंगे, उन्हें बिठाएंगे और कहेंगे कि साहब जो पूछना है पूछ लीजिए, मैं बताने को तैयार हूं, अगर आपका दामन बिल्कुल साफ है तो। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस को देख के आप भागे, तो पुलिस को यह शक होगा कि यार पकड़ने तो किसी और के आए थे, ये क्यों भागा। तो फिर पुलिस उसके पीछे भी जाती है, यार तुम क्यों भागे थे, ये बताओ भागे क्यों थे, इसका माने तुमने कुछ गड़बड़ सड़बड़ किया हुआ है। अच्छा, मैं तो देखिए अध्यापक रहा, तो मुझे तो इन चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन ये मेरे को एक लगता है कि पुलिस वाले ये सोचते होंगे। अब जैसे आप 3 दिन से देख रहे हैं कि अमित शाह साहब और मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, मानी बात है कि जो बच्चों का ये एक प्रकार का आंदोलन हुआ, तो बच्चों का मानना है, हमारा भी मानना है कि बच्चे जो अपने अधिकार की मांग रहे थे, पेपर लीक को रोकने की बात मान रहे थे, और इसलिए उनका जो आंदोलन था वो ठीक था, उसमें अहिंसा थी, बिल्कुल गांधीवाद था, और कहीं भी उन्होंने किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया। लेकिन सरकार का मानना है कि कहीं ये उग्र आंदोलन था, इसके अंदर गुंडे बदमाश थे, और जो अमित शाह साहब ने किया वो सही किया, और जो पुलिस ने किया वो सही किया। ये 2 पक्ष हैं और 2 पक्ष हमेशा होते हैं। लेकिन जो मुझे ये लगता है कि अगर अगर मान लीजिए अमित शाह साहब को लगता है उन्होंने सही किया और उनके विभाग ने सही किया, तो वो 3 दिन से पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जो मैंने पहले बात कही कि अगर पुलिस को देख के या किसी भी आलोकचक को देख के या प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख के अगर आप भागते हैं और प्रेस को नहीं अटेंड करते हैं, प्रेस का जवाब नहीं देते, इसका मतलब यह है कुछ ना कुछ आपके दिल में ऐसा है जिसको आप छिपाना चाह रहे हैं। तो पहला विश्लेषण तो अमिताभ जी मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कारण आपको लगता है कि मोदी जी और अमित शाह साहब पार्लियामेंट में नहीं आ रहे हैं और फेस नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर हैं लेकिन संसद के अंदर नहीं आ रहे, इसका क्या कारण आपको नजर आता है। एक एक करके फिर 2 प्रश्न और पूछूंगा आपसे। अब ये तो देखिए बहुत साफ कारण है। अब अपना बचपन याद कीजिए या हमारा बचपन, किसी का बचपन, कोई छोटा बच्चा रहता था, होमवर्क नहीं करता था, तो उस दिन तो उस दिन उसका क्या स्कूल जाने का इरादा मजबूत रहता था, कहता नहीं रहता। पेट में दर्द हो गया, माँ पेट में दर्द है, मैं पेट नहीं दर्द जाऊंगा। होता था, उसका सर घूमता था, चक्कर काटता था, उसकी सारी क्रिएटिविटी आ जाती थी नए नए बहाने बनाने में, जबकि असलियत थी कि उसने बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, उसको टीचर से भी डांट खानी है, बाकी बच्चों के सामने भी शर्मिंदा होना है, मुर्गा भी बनना है, खड़ा भी होना है, नाना प्रकार की चुनौतियां रहती थी। अब उसी को आप देख लीजिए, 2 शरारती बच्चे आज के हिंदुस्तान में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, पार्लियामेंट, संसद का एक बहुत बड़ा जनतंत्र का विद्यालय वहां वहां बैठे हुए हैं, बाकी बच्चे भी, और राहुल गांधी जैसा एक नटखट बच्चा जो ऐसे ही इनकी मतलब नाकों में दम कराए रहता है। तो अब बेचारे बुरी तरह उलझ गए हैं। और मुझे तो मतलब खड़गे साहब ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि हम तो उनको खींच के लाएंगे। जैसे पहले पुराने जमाने में गांव के पाठशाला में जो गुरुजी रहते थे, पता चलता था कि एक बच्चा नहीं आया है तो 4 बच्चों को उसके घर भेज देते थे कि पता लगाओ आज मुन्ना क्यों नहीं पकड़ के आया है, लाओ, और उसे ये क्यों, पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ। पकड़ के लाओ। और 4 बजे जाके उसको हाथ टांग उठा के गुरुजी की पाठशाला में लाते थे, और बच्चा हाथ टांग। तो ये खड़गे साहब, ये लोग सब पुराने लोग हैं, सबको याद है, तो वो कह रहे हैं कि हम तो उनके घर से उनको लाएंगे। और ये दोनों बेचारे रंगा बिल्ला दोनों घर में बैठे हुए हैं। फिर मैं स्पष्ट करता हूं कि रंगा बिल्ला जो मैं कह रहा हूं मेरा व्यक्तिगत विचार है, कोई भी कानूनी नोटिस मुझे भेजा जाए, प्रोफेसर साहब को नहीं भेजा जाए। तो ये खड़गे साहब ने कह दिया। अब देखिए इन लोग का गड़बड़ा रहा, पूरा नैरेटिव का कचरा हो गया। इस बार भाजपा वाले बहुत, इनका पूरा नैरेटिव का कचरा हो गया। इन लोगों ने 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाया। प्रधान को कहा कि भाई कुछ दिन आप घर में बैठिए, आराम कीजिए, फिर आपको हम लोग उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बना देंगे, फिर वहां जय जगन्नाथ कीजिएगा।
उसके बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान संसद में भी आए तो ऐसे उनका स्वागत हुआ, लगा कि ओलंपिक में 4-5 स्वर्ण पदक लेके पहुंच रहे हैं। जबकि जिस जिस शिक्षा मंत्री के नकारापन की वजह से 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी कायदे से, तो उसके चेहरे पर काली पुत जानी चाहिए थी। तो उनका किसी बहुत बड़े विजेता और इसके तरह सम्मानित किया गया। मतलब ये इन लोग की देखिए एक शर्म निरपेक्षता जिसको कहते हैं, बेशर्मी देख लीजिए। उसके बाद लेकिन और फिर जंतर मंतर से बच्चे भी चले गए, तो इन लोगों को लगा कि भाई अब कुछ मामला ठंडा पड़ा। इन्होंने कंगना रनौत को चाबी भी दे दी कि इन लोगों को कुछ गाली भी दे दो, हम लोग तुमको कुछ नहीं करने वाले। कंगना रनौत ने इनको गाली भी दे दी कि गटर गटर जनरेशन है, ये है वो है। लेकिन अब क्या हो गया है देखिए, परसों शाम से ही जंतर मंतर पर फिर भीड़ जुटने लगी और अब अच्छी खासी भीड़ हो गई। अब अभिजीत दीपके भी कहने लगे हैं कि अब अमित शाह का नंबर है, और राहुल गांधी भी कहने लगे कि अमित शाह की बारी है। तो बुरी तरह फंस गए। अब क्यों फंस गए हैं वो सुनिए। देखिए क्या है कि जो 20 जुलाई को जो संसद मार्च हुआ था, उसको किस ब्रुटलिटी के साथ, किस क्रूरता के साथ दिल्ली पुलिस ने ये किया, वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। एक एक आदमी के मोबाइल में वो वीडियो है, और हम लोग सब शर्मिंदा है जो पुलिस विभाग में रह चुके हैं, किसी ना किसी रूप में, एक इंसान के रूप में भी शर्मिंदा है और एक पुलिस ऑफिसर के रूप में भी शर्मिंदा है कि ये इस देश में क्या हो रहा है। कि लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कोई एक लड़का गिर गया है उस पर 4 लोग लाठियां मार रहे हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है ना। उसके बाद सैकड़ों पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के आ रहे हैं, सादी वर्दी में आरएसएस के गुंडे हैं जो पुलिस की छत्र छाया में वहां गुंडाई कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? इन लोगों ने सोचा था कि ये हर जगह निकल जाता है, तो यहाँ इस बार भी निकल जाएगा। लेकिन वही है जो बार बार मैं कहता हूं कि अति में क्षति हो जाती है। जब आप कुछ काम एक्सट्रीम कर देते हैं ना, तो फिर आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। पहले मैं पैलेट गन्स पर आता हूं जो अभी बहुत चर्चा में है। देखिए पैलेट गन्स, साधारण दर्शकों को समझाता हूं कि जो बाकी बंदूकें रहती हैं उससे गोलियां निकलती हैं, पैलेट गन्स से छर्रे निकलते हैं, छोटे छोटे छर्रे, जिसको इंग्लिश में पैलेट्स कहते हैं। तो उससे एक कार्ट्रिज निकलता है और एक ही कार्ट्रिज में कई छर्रे रहते हैं, तो वो बिखर जाते हैं हवा में। अब देखिए पैलेट गन्स लीथल नहीं होते हैं, मतलब उसमें जान जाने की संभावना नहीं के बराबर होती है, लेकिन बहुत अमानवीय माने जाते हैं। और उसमें आंख वाख में यदि चले गए तो आपकी आंखें खत्म हो जाएगी। पैलेट गन्स का इस्तेमाल दुनिया में सभ्य समाज में बहुत कम होता है। भारत में उस पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन उसका प्रयोग जो है बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। आप दुर्लभतम कह सकते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। लेकिन जो मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार ने बहुत सारे गलत चीजों को, अमानवीय चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया। जो किसी सभ्य समाज में बहुत गलत माना जाता है, अनएक्सेप्टेबल माना जाता है, उन चीजों को मोदी सरकार ने राष्ट्रवाद के नाम पर, क्या क्या के नाम पर नॉर्मलाइज कर दिया। सबसे पहले पैलेट गन्स का इस्तेमाल मोदी सरकार ने कश्मीर घाटी में किया, जब वहां के कुछ लड़के लड़कियां अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे, और वो लोग बुरी तरह से छलनी हो गए, कुछ बच्चों की आंखें चली गई, आंखें खराब हो गई। लेकिन उसमें ऐसा एक माहौल था कि पूरा राष्ट्रवाद का सबको नशा चढ़ा दिया गया। कोई यदि कहता कि आप कश्मीर में कैसी गोलियां चला रहे हैं, सीधे उसको पाकिस्तान का एजेंट घोषित कर दिया जाता, आईएसआई का एजेंट घोषित कर दिया जाता। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी और उदारवादी भी थोड़ा असमंजस में पड़ गए थे, क्योंकि सरकार कह रहे, अरे वो कश्मीर के बच्चों पर आप पैलेट गन्स चला रहे हैं जो कहीं से आतंकवादी नहीं है, तो और कश्मीर हमारा हिस्सा है, वो हमारे ही बच्चे हैं। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया था कि उसमें यदि आप बोलते कि नहीं ये कश्मीर घाटी में बहुत गलत हो रहा है, तो तुरंत कहा जाता कि आप क्या पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं, क्या आपके आईएसआई से तार जुड़े हुए हैं। तो उस समय ये लोग उसमें बच के निकल गए। अब क्या हो गया कि इन लोगों ने यही काम दिल्ली में दोहरा दिया। अब देखिए दिल्ली तो कश्मीर है नहीं, नई दिल्ली तो बिल्कुल आपकी राजधानी है। कोई वो ये भी नहीं कि पाकिस्तान के साथ कोई विवाद है उसको लेके, उस पर तो पाकिस्तान भी क्लेम नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या हो गया कि ये लोग बुरी तरह फंस गए। शुरू में इन लोगों ने सीधे डिनाई कर दिया, जो पुरानी इनकी अदा है कि सीधे कह दो कि झूठ, अरे एकदम झूठ बोल रहा है, राहुल गांधी झूठ बोल रहा है उसके। लेकिन आज के जमाने में जब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, हजारों की भीड़ है, कोई ना कोई तो आपको ले लेगा। बाद में पता चला कि झूठ नहीं है, एक आरएफ है, उसको आरएफ का आदमी पकड़ा गया पैलेट गन्स चलाते हुए। उसके बाद द हिंदू अखबार ने कुछ खोजी पत्रकारिता कर दी। जो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाना है, संसद मार्ग थाना है,
थाना में मैं दर्शकों को बता दूं, एक जनरल डायरी रखी जाती है, इसको स्टेशन डायरी भी कहते हैं, और एक तरह का वो रोज नामचा होता है थाना का, उसको हर 2 घंटे पर अपडेट किया जाता है, उसमें पूरा थाना का लेखा जोखा रहता है। ये मैं दर्शकों को बता दूं जिनको बहुत पुलिसिंग की जानकारी नहीं है। तो जो जनरल डायरी है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की, उसमें बाकायदा एंट्री है, तारीख और एंट्री नंबर, टाइम सब हिंदू अखबार ने छाप दिया कि इस समय पैलेट गन्स इश्यू किए गए। अब देखिए इसमें कितना झोल है, आप समझिए। रैफ के बारे में बता दूं, आरएएफ जो है रैपिड एक्शन फोर्स, ये सीआरपीएफ की एक इकाई है। जो लोग आप देखते होंगे नीली वर्दी पहनते हैं, नीले रंग की वर्दी पहनते हैं, और कायदे से ये रैफ को ऐसे मामलों में नहीं लाना चाहिए था। वो बेसिकली सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए बनाई गई होती है। उनकी जो ट्रेनिंग होती है, वो जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, खासकर हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, उन दंगों को रोकने के लिए उनका विशेष प्रशिक्षण रहता है। वो तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए बने ही नहीं थे। आपने तो ये सारे नॉर्म्स को धता बताते हुए आपने रैफ को ले आया, क्या सोच के लाया है तो अपना गृह मंत्रालय जानता है। उसके बाद आपने उनको पैलेट गन्स दिलवा दिए, और राहुल गांधी ने तो बाकायदा एक लड़के को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश कर दिया, जिसकी एक आंख भी मतलब क्षतिग्रस्त है और भी लगे हुए हैं। अब पैलेट गन्स के सवाल पर बुरी तरह फंस गए हैं, और ये लोग बहुत मतलब बच्चों वाली तर्क दे रहे हैं कि अरे गोली मजिस्ट्रेट चलवाता है, पुलिस गृह मंत्री। अरे ये कौन बात हुई भाई? मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 26/11 को बंबई में हमले हुए थे ना, आतंकवादी हमले, 2008 में 26/11 के हमले होटल ताज वगैरह पर, जिसमें अजमल कसाब पकड़ाया था। तो उसमें आपको याद होगा उस समय गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल, यूपीए की सरकार थी। शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया था ना नैतिक आधार पर। वो क्या बंबई के दरोगा थे, बंबई के मजिस्ट्रेट थे, लेकिन उन्होंने नैतिक आधार पर जिम्मेदारी ली कि इतना बड़ा आतंकी हमला देश में हुआ और हम लोग उसको नहीं रोक सके, इसके लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये कह के उस समय शिवराज पाटिल भी निकल जाते पतली गली से कि मैं तो बंबई में उस थाने का एसएचओ नहीं हूं जहां आतंकवादी हमला हुआ। अरे आप गृह मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात इस मामले में दर्शकों को मैं एक और कानूनी पहलू बताऊं कि दिल्ली पुलिस जो है वो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन होती है, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। इसलिए दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधीन नहीं है। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर रेखा गुप्ता को नहीं रिपोर्ट करता है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर सीधे तड़ीपार को रिपोर्ट करता है। तो यदि ये कांड हुआ पैलेट गन्स का, इतना बड़ा कांड, वही कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये आप नहीं कह सकते कि अंडमान निकोबार में गोली चल गई, ये देश की राजधानी में चल रही है, पूरी मीडिया के नाक के नीचे चल रही है। और उसमें अब क्या हो गया, उसमें कह रहे तो मजिस्ट्रेट ने चला दिया, तो उसने चला दिया, इसने चला दिया, किसने? अब इनकी गर्दन सुप्रीम कोर्ट में भी फंस गई है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी चल गया है, जंतर मंतर में फंसी हुई है, वहां बच्चों की भीड़ जमा हो गई है, विपक्ष एकदम आक्रामक है। तो अमित शाह अब संसद आए तो कैसे आए, है ना? इतना दिन तो चाणक्य बन के घूमते थे। चाणक्य क्या है? ये जो अभी कलयुग मतलब आधुनिक चाणक्य जो है क्या करते हैं, राम मंदिर से चढ़ावा चोरी करेंगे 1000 करोड़ का, उससे विधायक खरीद के उधर सरकार गिराएंगे, सांसद खरीद के उधर सरकार गिराएंगे, और बिल्कुल माफिया की तरह ऑपरेट करेंगे। बताइए कि कोई पार्टी तोड़ते हैं ये लोग चाणक्य, तो सीधे शिवसेना के तोड़ के उसके 50 विधायक चार्टर्ड प्लेन से चले जाते हैं गुवाहाटी, वहां रिजॉर्ट में रहते हैं, फिर अचानक लौटते हैं, फिर 5 बजे सुबह में राजभवन में नई सरकार बन जाती है। जितनी सुबह मुर्गा नहीं उठता है उतनी सुबह राज्यपाल उठ जाते हैं, है ना? राज्यपालों ने मुर्गे को मात कर दी है कि मुर्गा के बांग देने के पहले राज्यपाल बांग देने लगता है। 5 बजे सुबह में, 4:30 बजे सुबह में मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ इस देश में। और जो आपका गोदी मीडिया है वो आपको चाणक्य की उपाधि से विभूषित करता है, लगता है कि आप कितने बड़े आप मतलब दिमाग वाले आदमी हो, जबकि ये विशुद्ध मक्कारी है, ये विशुद्ध माफियागिरी है, इसकी कोई चाणक्य नीति नहीं। जी जी बोलिए जी। अच्छा अमिताभ जी, एक चीज और बताइए, ये तो मानी बात है कि सरकार को पता है कि पैलेट गन इश्यू हुई है और पैलेट गन चली है, क्योंकि पुलिस थाने में अगर रजिस्टर्ड है और डीसीपी ने आदेश दिया है तो इसका माने सरकार को पता है। इसके बावजूद संसद के अंदर सत्ता पक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री ये कह रहे हैं कि गोली नहीं चली। ये कैसे? ये इस हद तक का एक मिसगाइड करना और इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करना और देश को धोखा देना और संसद की अवमानना, इसको नहीं माना जाएगा क्या?
ये तो 100%, ये तो प्रिविलेज मोशन का मामला है, विशेषाधिकार हनन का इन पर प्रस्ताव आना चाहिए। जिस किसी एमपी ने कहा, ये फिर मैं वही कहूंगा, जो हम लोग सूरदास की कविता पढ़ते थे कि बच्चे थे कृष्ण पूरे मुंह में मक्खन लगा हुआ है लेकिन मैं नहीं माखन खायो। तो तो चलिए, वो तो खैर बच्चे की बात थी, उस पर तो लोग सोचते थे कि देखिए कितने अबोध बालक है, पूरा मुंह में मक्खन लगा है लेकिन मैं नहीं माखन खायो। अरे आप तो अबोध बालक नहीं है। जब द हिंदू अखबार ने आपका जो जनरल डायरी है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का, उसका एंट्री नंबर तारीख सब छाप दी है, उसने कहा है कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है। जो पैलेट गन्स का शिकार है उसको राहुल गांधी ने पेश कर दिया है मीडिया के आगे, दिखाई दे रहे पैलेट गन्स के छर्रे हैं, सब पूरी दुनिया जान रही है। तब आप इतना बड़ा झूठ बोल लीजिए कि हमने तो चलाया ही नहीं है। तो अब इसका क्या जवाब मैं दूं? जी बोलिए। अच्छा, दूसरा जी अमिताभ जी बोलिए। एक और चीज बताइए। जैसे प्रियंका गांधी ने एक प्रश्न उठाया कि आईआईटी के डायरेक्टर साहब कह रहे हैं और गौमूत्र के बारे में। देखिए, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं और हम सारे लोग हिंदू हैं, लेकिन हम सब गौमूत्र नहीं पीते। भाई, आई विल जी बी जी वेरी फ्रैंक, मैं गौमूत्र जी जी नहीं पीता, क्योंकि जी जी मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया था कि माँ का दूध पिया जाता है, जी जी, गाय गोमूत्र माता नहीं का पिया दूध था। पिया जाता है और अपनी माता का भी दूध, हर अब बच्चा अपनी जो है मात्रा माँ का था। दूध पीता है। जी जी। तो माँ का मूत्र नहीं पिया जाता, ये मेरा मूत्र मानना है। पिया नहीं अब ये जाता। बुरा जी मान जी जाए तो मान जाए। अच्छा, उसके बाद बड़ा हंगामा कर दिया प्रियंका गांधी, फिर वो 200 एक एकेडमिशियंस ने लेटर लिख दिया। ये तो अपमान है। तो मैं एक प्रस्ताव देता हूं, अगर आप, तो आपकी तो बड़ी जान पहचान है बड़े बड़े लोगों से, ये एक बार हम्म ये सारे एकेडमिशियन को इकट्ठा किया जाए एक हॉल के अंदर, और मैं 15-20 हम्म गाय ले आऊंगा, और उसके बाद उसका मूत्र लेके हम्म। गिलास इन सबको पिलाएंगे। मैं नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं नहीं जी मानता जी पीना चाहिए, दूध पीना जी जी चाहिए, मूत्र नहीं पीना चाहिए। तो जी क्या वो लोग पिएंगे? भाई, अगर वो प्रियंका गांधी की बात का बुरा मान रहे हैं तो उनको पीना चाहिए। जैसे मुरारजी भाई थे, वो समूत्र पिया करते थे, उनको अच्छा लगता था, यार पियो, तुम्हें जो जी बनाए जी। पियो। लेकिन अगर मैं नहीं पीता समूत्र, तो मुझे तुम गाली थोड़ी दे सकते हो कि ऐसा क्यों कहा। और ये एकेडमिशियंस हैं, 200 एकेडमिशियन ने लेटर लिख दिया। तो ये क्या गौमूत्र पीते हैं, या इनको पिलाया जाएगा सबके सामने, ताजा ताजा गौमूत्र पिलाया जाएगा, क्या ये पिएंगे? नहीं पिएंगे, यही तो पाखंड होता है इस देश में। पहली बात तो इनको एकेडमिशियन कहना ही गलत है, मैं तो उसी पर आपत्ति करता हूं। ऐसे सड़े गले लोगों को, जिनके दिमाग में गोमूत्र है, पेट में हो सकता है गोमूत्र नहीं हो लेकिन दिमाग में तो गोमूत्र और गोबर है ही, ये लोग क्या एकेडमिशियन बनेंगे? आप यदि खुद को एकेडमिशियन कह रहे हैं तो ये इसके नाम पर आप कलंक है। दूसरी बात, ये तो आपका पाखंड है। आप सूरज ढलने के बाद आप विस्की पीते हैं, कुछ लोग नीट पीते हैं, कुछ लोग उसमें पानी डाल के पीते हैं, आप शैंपेन पीते हैं, आप पार्टियों में जाते हैं तो आप बियर पीते हैं, और यहां पर आप सत्ता की दलाली करने के लिए, सत्ता में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए, आप देखिएगा क्या इनके एकेडमिशियन का होगा। अगले साल यदि आप लिस्ट रखे रहिए तो अगले साल इसमें कुछ लोग तो पद्मश्री कुछ को मिल ही जाएगा। अभी मैं बता देता हूं, कुछ लोग हैं वो बड़े बड़े संस्थानों के नहीं, अगले साल तक कोई, सरकार, अमिताभ जी, अगले साल तक सरकार रहेगी, आपको लग रहा है, मुझे तब तो तो नहीं लग रहा है। तब तो आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में घी शक्कर कि अगले साल तक सरकार चली जाएगी। लेकिन ठीक है, मान लीजिए 4-5 महीने घसीट घसीट के रह जाए सरकार। ऐसे भी होता है, सरकार चलती नहीं है, घिसटती है, ऑटो पायलट पर रहती है। तो कुछ को पद्मश्री मिल जाएगा, कुछ इधर बच जाएंगे, कुछ उधर बच जाएंगे, कोई आईसीएमआर के डायरेक्टर, कोई आईसीएचआर के डायरेक्टर, कोई कहीं, ये सब है। आपको याद होगा जेएनयू में एक वीसी आए थे, उन्होंने कहा था कि जेएनयू के कैंपस में टैंक रहना चाहिए, है ना, इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना मतलब विकसित होगी, रोज टैंक का दर्शन करेंगे। बताइए, ये सब लोग वीसी बन रहे हैं इस देश में। मैंने कहा कि टैंक टैंक तो छोटी चीज है, अग्नि मिसाइल तैनात करो, और और हो सके तो वाइस चांसलर का चैम्बर भी उस मिसाइल के ऊपर ही बना दो। अरे यदि बची आज गलती के से, जंजी, अगर जंजी ऐसा ना हो, ब्रह्मोस चला दे वहां पे, वो कोई सैटेलाइट तो दाग दे। तो अच्छा है, तो चल जाएगा तो सीधे वीसी महोदय हिमालय पार करके चीन की महान दीवार पर गिरेंगे। तो ये इस देश में जो एक क्या मैं कहूं, एक अंधकार युग चल रहा है। सबके दिमाग में, सबके तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुतों के दिमाग में जो गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, वो लोग ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। अब कंगना रनौत ब्रह्मचर्य पर इतना संक्षिप्त किंतु सारगर्भित भाषण बोल रही है, और ये बात कंगना रनौत कह रही है और वो ब्रह्मचर्य पर कह रही है, जो खुद भूल चुकी है कि उसके मतलब कितने मर्द नहीं के नहीं, साथ उन्होंने रही है। कहा था, वीडियो में कहा था, अपने माँ बाप से मैं लड़के भागी थी और मेरा झगड़ा हो गया था, मैंने मैं भी फ्री देखा में है, सोना चाहिए, सेफ्टी लेनी मैंने भी चाहिए। देखा है।
अब बताइए। मैंने देखा है, सबने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तो ये भी क्या है, ये भी धर्मनिरपेक्षता है कि जिस जिस रास्ते से आप गुजर के खुद आ रही हैं, उस रास्ते पर जो लड़कियां नहीं भी गुजरी हैं उसको आप भी कह रही हैं। तो इस देश में एक अजीब तरह का, मैं क्या कहूं, अभी तो खैर जनजी से थोड़ी उम्मीद बंधी है, अब तो जन अल्फा भी कुछ उम्मीद बंधा रहा है। लेकिन ये जो स्थिति है कि हम गोमूत्र के पक्ष में बोलेंगे, ये एकेडमिशियन सब पर तो मैं लानत भेजता हूं। ये लोग क्या एकेडमिशियन है, ये क्या इस देश को रास्ता दिखाएंगे और क्या ये इस देश की तरक्की नहीं, करेंगे? अगर, जी, लेकिन अमिताभ जी, अगर ये सनातनी है और अपने को हिंदू मानते हैं और गौमूत्र पीने को अच्छा मानते हैं, तो अगर मैं इनको गौमूत्र अपनी तरह से दूं, बिना पैसा चार्ज किए हुए अगर पिलाऊं सबके सामने, तो इनको गौमूत्र पीना चाहिए फिर। पीना चाहिए, उनके अपने अनुसार पीना चाहिए, लेकिन वो नहीं तो पिएंगे अपमान नहीं। करेंगे, नहीं तो ये गौमूत्र का अपमान हाँ, करेंगे। हाँ, तो अपमान करेंगे, उसमें कुछ वो बहाना बना के निकल जाएंगे। मैंने कहा ना, ये लोग परम पाखंडी भी होते हैं, ये लोग मामूली पाखंडी नहीं ना होते हैं, परम पाखंडी होते हैं। ये जितने बड़े बड़े एकेडमिशियन हैं, ये लोग जब पार्टियों में जाएंगे, कोई कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, सेमिनार में जाएंगे, तो सबको विस्की चाहिए, सबको शैंपेन चाहिए, सबको बियर चाहिए। तो वहां गौमूत्र गौमूत्र दे क्यों नहीं सर्व दीजिएगा। होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जी, आरएसएस के कार्यक्रमों में गौमूत्र सर्व क्यों नहीं होना चाहिए? वही वही, बिल्कुल। नहीं नहीं, और विदेश से भी जो मेहमान आए उनको जो हैदराबाद हाउस में जो दावत दी जाती है ना, उसमें भी गोमूत्र दिया जाए कि आप हमारे देश में आए हैं तो आप हमारी चीजों का सेवन करें। तो ये सब देखिए, बिल्कुल ये बहुत दुख। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं पहले भी दर्शकों को बचा चुका हूं कि मैं तो भाई नास्तिक हूं, मैंने अपने को सनातनी कहा भी नहीं। लेकिन जो लोग सनातनी भी हैं, मेरे माँ बाबूजी सनातनी थे, उन्होंने, मैंने जिंदगी भर उनको पूजा पाठ करते देखा, या और बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद भी सनातनी थे। लेकिन इन लोगों ने सनातन के स्तर को कितना गिरा दिया है ना। ये तो मैं मजाक में लिखता भी हूं, फेसबुक पर सब पर लिखता हूं कि हाय रे हमारा सनातन धर्म, गोबर से शुरू गोमूत्र पे खत्म, है ना। पूरे पूरे सनातन धर्म को इन्होंने गोबर गोमूत्र में बांध दिया है। क्या सनातन धर्म में 4 वेद नहीं है? क्या सनातन धर्म में 18 पुराण नहीं है? क्या सनातन धर्म में उपनिषद नहीं है? क्या क्या सनातन धर्म में और भी बड़ी बड़ी किताबें और ये सब नहीं है? क्या बड़े बड़े दार्शनिकों के विचार नहीं है? क्या स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें नहीं है, दयानंद की पुस्तकें नहीं है? लेकिन आपने पूरे एक सनातन धर्म को गोबर से शुरू करके गोमूत्र पे खत्म कर दिया है। ये तो आपने उस धर्म का भी कचरा कर दिया जिस धर्म के आप प्रहरी होने का दावा करते हैं, उस अच्छा धर्म अमिताभ, की। और बताइए, जी, एक लास्ट प्रश्न पूछता हूं। जी, अभी तक तो हम लोग जनजी की बात कर रहे थे, अब आपने देखा फतेहपुर के अंदर, फिर आपने जन देखा अल्फा आ गया। राजस्थान सीकर के अंदर, फिर आपने देखा जी, बिहार के अंदर, 12-12, 13-13 साल के लड़के लड़कियां, अच्छा वो अपने अधिकार मांगने लगे हैं। जो हम लोग चाहते थे, एक अध्यापक के रूप में हम जी, चाहते जी, थे, तो बिल्कुल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी चाहते थे कि बिल्कुल, शेरनी का दूध है शिक्षा। तो बच्चे, 12-13 साल के बच्चे प्रिंसिपल के दफ्तर के सामने जाके कह रहे हैं बिल्कुल, कि ये टीचर नहीं आ रहे हैं, इनको टीचर को बुलाइए और हमको पढ़वाइए, ये 2 टीचर पूरे स्कूल को पढ़ाएंगे, ये नहीं चलेगा, बिजली पानी बिल्कुल। की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये कितना अच्छा। और उसके बाद आपने देखा डीएम फतेहपुर साहिबा ने अपने डीआईओएस को भेजा, वार्ता हुई, लेकिन उसके बाद पुलिस उनके घर पहुंच गई, बच्चों के जो आंदोलन कर रहे थे, और उनके घर जाके परिवारजनों को हड़काया और धमकाया, अपने बच्चों को कंट्रोल करो। तो ये जो बच्चे, ये तो बड़ी अच्छी चीज है ना कि बच्चे अपने अधिकार नहीं मांग रहे नहीं, हैं, बहुत पढ़ाई मांग बहुत, रहे हैं, शिक्षा मांग रहे हैं। तो डीएम देखिए साहिबा बहुत से क्या अच्छा। हम लोग, तो ये कैसे, एक तरफ तो उनसे वार्ता कर रहे हैं और दूसरी, जैसे ये आप दिल्ली में देख रहे हैं कि यहाँ भी एक तरफ तो वार्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोगों को पुलिस से डरा रहे हैं, उनपे एफआईआर लिखा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। माने जो गुंडे मार रहे थे लड़की, उनपे कोई एफआईआर नहीं हो रही, उनपे कुछ नहीं हो रहा, और बच्चों को जी, धमकाया जा रहा है। तो ये जो जैन अल्फा खड़ा हो गया है, अब तो मैं, अमिताभ जी, हुआ क्या, एक 4 साल का बच्चा उदास खड़ा था, मेरे मोहल्ले में रहता है। मैंने उससे, यार तुम काहे उदास खड़े हो, क्या हो गया तुम्हें, क्या परेशानी है? कहने, सर मेरा वो प्री नर्सरी का पेपर लीक हो गया। अब तो 4-4 बार, अब ये पेपर लीक जो है, ये तो बच्चा जो गोद में है, अब ये दूध पी रहा है, वो भी कहता है मेरा पेपर लीक हो गया और ये तो बड़ा तो गड़बड़। ये क्या, आप कैसे उसको झेलेंगे इसको ये? देखिए, आपको उस बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटे, ये भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं, सबसे बड़ा लीक तंत्र है ना। और सबसे बड़े लीक तंत्र में, सबसे बड़े लीक तांत्रिक देश में तुम पैदा हुए हो, तो यहाँ लोअर केजी के पेपर भी लीक होंगे, अपर केजी के भी पेपर लीक होंगे। तो समझौता गमों से कर लो।
देखिए, पहले मैं दर्शकों को ये जेन जी और जेन अल्फा का आजकल बहुत तरह का कंफ्यूजन है, बहुत तरह के जेन आ गए हैं। हम लोग को तो आज जाके पता चला है कि हम किस जेन में थे, इतने दिनों तक पता नहीं था। जेन जी जो है वो 1997 से लेकर 2012 तक के बच्चे हैं। जेन अल्फा 12 में और उसके बाद के पैदा होने वाले बच्चे हैं। तो जेन अल्फा भी इस साल 14 साल के हो गए, मतलब वो टीनेजर हो गए। टीनेजर होते होते आदमी को बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो ठीक है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं कल देख रहा था फेसबुक पर किसी ने लिखा था कि इस देश का इतिहास है कि अश्वमेध का घोड़ा बच्चे बच्चे ही रोकते हैं, है ना। ये दर्शकों को पता होगा, ये पौराणिक कहानी की राम जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ दिया, तो उस यज्ञ को, उस घोड़े को उनके बेटों ने लवकुश नहीं रोक दिया था। और बाद में सीता मैया को बताना पड़ा कि बेटे ये जो घोड़ा है ये तुम्हारे पिताजी नहीं छोड़ा। तो ये तो इस देश का इतिहास रहा है। वही अब जेन जी और जेन अल्फा के रूप में ये लवकुश आ गए हैं। और जो एक तानाशाह का घोड़ा इस देश में छुटा हुआ था, खौफ का घोड़ा, फियर का घोड़ा, उत्पीड़न का घोड़ा, उस घोड़े को पकड़ने लगे। और इसको तो मैं एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूं। यदि छोटे छोटे कस्बों के बच्चे, स्कूल में पंखा नहीं है, क्लासरूम में बेंच डेस्क टूटे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो इस पर यदि मूवमेंट कर रहे हैं, जो कि ज्वलंत मुद्दे हैं, ये कोई आलतू फालतू मुद्दा नहीं है कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग है उसको खोद के निकालना है। तो ये तो मैं इसको एक बहुत सकारात्मक रूप से इसको देखता हूं और बच्चों को शाबाशी देता हूं। मुझे अब देश का भविष्य धीरे धीरे मतलब सुरक्षित हाथों में जाता दिखाई दे रहा है। जी, मुझे लगता है अमिताभ जी, जो बाबा साहब चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे बिल्कुल कि शिक्षा का बिल्कुल प्रचार प्रसार हो, और शिक्षा के बिना बिल्कुल हम बिल्कुल लोग अधूरे हैं। बिल्कुल वो लगता है कि ये बिल्कुल बच्चे, हमारी अगली जनरेशन, समझ उससे गए अगली जी, जनरेशन इसको बिल्कुल साक्षात्कार करेगी और इसको साक्षात साक्षात्कार करेगी। चलिए, बहुत जी अच्छी जी बात है अमिताभ जी, बड़ा जी जी ज्ञानवर्धन हुआ। जी और जी जी अपने बच्चों से यही कहते हैं कि अपने जो जी जेन्युइन डिमांड, मतलब टीचर्स का सम्मान करो, उनके पैर छुओ, बिल्कुल गुरु शिष्य बिल्कुल परंपरा को आगे चढ़ाओ, उनका अपमान मत करो, बिल्कुल लेकिन अपने बिल्कुल अधिकारों के प्रति सचेत रहो और बिल्कुल गांधीवादी रूप से प्रतिवाद करो और शिक्षा जी ग्रहण करो और हमारे देश को विश्व का महानतम देश बनाओ। चलिए, बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी अमिताभ जी। जी आभार आपका।